Today we will be learning about introduction to commercial organization, which is the topic of class 9 of ISC. Those who are studying in ISC, plus class 11, those who are studying in CBSE. Okay, for both of this class students, this topic is very important. So let's start it. See, first we need to understand that all the activities that are done by human can be categorized or classified into two categories. Okay, one is economic activity, second one is non economic activity. So let us understand that what is economic activity. Economic activities are undertaken with the purpose of earning money. See, all the activities that are done by human beings for earning money plus acquiring wealth are known as economic activities. So earning money is simple. Okay, हम कोई काम करते हैं, उसके बदले हमको पैसा मिलता है. Now what is the meaning of acquiring wealth? वेल्थ एक्वायर करने का मतलब क्या होता है कि जब हम काम करते हैं, हमें पैसा मिलता है, उन्हीं पैसे से what we do, we build house. Okay, we purchase some jewelry, or we purchase some furniture or car or anything, bike, depending upon the amount you are ready to spend. ओके, तो ये सब क्या होता है, ये सब मेरे लॉन्ग टर्म यूज के लिए काम में आता है. ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए. जैसे मैंने घर बनाया, तो ऐसा तो नहीं है ना मैं 5 साल बाद फिर बनाऊंगा या 10 साल बाद फिर बनाऊंगा. यूजुअली जो घर बनता है दैट आर सस्टेन्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. सेम गोज फॉर ज्वेलरी, फर्नीचर, कार, बाइक एक्सेट्रा. तो ये सब हम करेंगे कब, वेल्थ एक्वायर कब करेंगे, जब हम पैसा कमाएंगे. तो इकोनॉमिक एक्टिविटी हमेशा याद रखिएगा किस मोटिव से किया जाता है या किस एक्टिविटीज को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलेंगे जिसके आउटकम में या तो हमें पैसा मिले या प्रॉफिट हो या तो कुछ वेल्थ हम एक्वायर कर सके. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स. इसमें गुड्स का प्रोडक्शन होगा, गुड्स बनेगा, साथ ही साथ उसको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा. डिस्ट्रीब्यूशन मतलब फाइनल कंज्यूमर तक हमें पहुंचाना पड़ेगा. और खाली इसमें गुड्स ही नहीं आता है. गुड्स का मतलब देखिए, ये सारा चीज जो है, ज्वेलरी हो गया, फर्नीचर हो गया, कार, बाइक्स, दिस ऑल विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गुड्स. बट देयर आर सर्टेन सर्विसेज ऑल्सो. सर्विसेज भी होते हैं ना, जैसे डॉक्टर इज ट्रीटिंग द पेशेंट, टीचर इज टीचिंग द क्लास और टीचिंग इन द स्कूल्स. दीज आर सर्विसेज, क्योंकि यहाँ पर कुछ गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. ठीक है, हम लोग, टीचर क्या करता है, अपना नॉलेज देता है, तो वो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है. तो ये भी आपका किस में आ जाएगा, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएगा. अब देखिए, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है. इट इज वेरी सिंपल. दिस एक्टिविटीज आर अंडरटेकन नॉट फॉर अर्निंग मनी. यहाँ पैसा कमाना लक्ष्य नहीं होता है. यहाँ लक्ष्य क्या होता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन. ठीक है, यहाँ अल्टीमेट गोल क्या होता है इंसान का, कि पर्सनल सेटिस्फैक्शन मिले. ठीक है, चैरिटी वगैरह कर दिए, या टीचर जैसे हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, अगर ऐसा ही टीचर है जो एनजीओ वगैरह में पढ़ाएं. एनजीओ आपको पता है ना, जहाँ पर गरीब लोग या जिनके पास घर नहीं रहता वो लोग रहते हैं, दैट इज नोन एज एनजीओ. और जो जिनके माँ बाप नहीं रहते वो ऑर्फनेज में रहते हैं. तो यहाँ पर अगर हमने पैसा डोनेट किया, तो इन रिटर्न वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग समथिंग फ्रॉम द पीपल हु आर लिविंग इन एनजीओज और ऑर्फनेजेस. ये क्यों किया जाता है, ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए किया जाता है. और आजकल ये बहुत आपको देखने को भी मिलेगा, क्योंकि जब भी किसी का बर्थडे वगैरह होता है, ठीक है, जब भी किसी का बर्थडे वगैरह होता है, तो इंस्टेड गिविंग लैविशिंग बर्थडे पार्टी कोई होटल वगैरह में, आजकल ज़्यादा लोग प्रेफर क्या करते हैं कि ऑर्फनेज होम में इसको जाके बर्थडे को सेलिब्रेट किया जाए. क्यों, क्योंकि वहाँ पर वो खुशियाँ भी बांटते हैं, तो पर्सनल सेटिस्फैक्शन भी मिलता है. और साथ ही साथ उन गरीब बच्चों को कुछ बुक्स डोनेट किया जाता है या खाने का कुछ सामान दिया जाता है. ठीक है, तो उनको खुशी मिलता है. तो इस नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्यों किया जाता है, पर्सनल सेटिस्फैक्शन के लिए. अब जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि इनमें आता क्या क्या है. देखिए, ये सारे के सारे एग्जांपल्स, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज. ओके, ये सारे के सारे एग्जांपल किसका है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज का. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक शॉपकीपर टॉय बेच रहा है. यहाँ एक डॉक्टर यहाँ क्या कर रहा है, पेशेंट का ऑपरेशन कर रहा है.
यहाँ पर टीचर क्लासरूम में पढ़ा रहे हैं, और अपने देश का सबसे बढ़िया इंडस्ट्री टाटा एंड स्टील इंडस्ट्री, ये क्या है, बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी बोला जाता है इसको। तो टाटा स्टील क्या करता है, गुड्स प्रोड्यूस करता है। तो इसके बदले में जैसे टॉय शॉप वाला ये टॉय बेचेगा तो इसके बदले में पैसा कमाएगा। अब सर्जरी किया जा रहा है तो फ्री में तो करेंगे नहीं, अगर फ्री में करते तो वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कि ये पैसा लेके ही कर रहा है। डॉक्टर्स इन रिटर्न दे विल गेट देयर फीस, तो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आ जाएगा। टीचर टीचिंग इन द क्लासरूम गेट्स सैलरी, टीचर को सैलरी मिलता है ना, तो ये भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। अब टाटा स्टील्स अपना जो स्टील के प्रोडक्ट्स बेचते हैं या कार्स वगैरह बेचते हैं, बहुत सारा डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, वो कुछ भी बेचे, इन रिटर्न दे आर एक्सपेक्टिंग व्हाट, दे आर एक्सपेक्टिंग प्रॉफिट। तो प्रॉफिट भी कमाने के लिए ही टाटा स्टील चल रहा है। ठीक है, तो ये सब आपके किस में आ जाएंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आ जाएंगे सारे के सारे। ओके, यहाँ पर देखिए बाइफर्केशन किया गया है। देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज के दो पार्ट है। पहला पार्ट है इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक एक्टिविटी में पहला आता है बिजनेस, दूसरा आता है प्रोफेशन, तीसरा आता है एम्प्लॉयमेंट। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में क्या क्या आता है, पेरेंटल एक्टिविटीज लाइक मदर कुकिंग फॉर चाइल्ड। अब एक माँ अपने बच्चे के लिए खाना बनाती है, ठीक है, तो वो इन रिटर्न एक्सपेक्ट थोड़ी करेगी कि बच्चा उसको पैसा दे दे मम्मी को, वो तो सेटिस्फेक्शन के लिए बनाती है। कोई भी रिलीजियस या सोशल काम जब किया जाता है, कोई भी एक्टिविटीज हम रिलीजियस या सोशल पर्पस के लिए बनाते हैं, जैसे कि दुर्गा पूजा मनाते हैं या ईद मनाते हैं या क्रिसमस वगैरह मनाते हैं, ठीक है, तो ये पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए होता है। कोई भी पैट्रियोटिक काम, मतलब देश भक्ति के लिए कोई भी काम किया गया हो, वो भी आपका नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता है। ठीक है, तो ये हालांकि अभी वैल्यूज खत्म होते जा रहे हैं स्टूडेंट्स में, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, दीज आर मोर रिलेटेड टू वैल्यूज। ठीक है, अब देशभक्ति आप कैसे भी निभा सकते हैं अगर आप कूड़ा कचरा ना फैलाए रोड में। ठीक है, कोई जानवर अगर रोड में सोया हुआ है तो उसको पत्थर मार के अब्यूज ना करे, ठीक, किसी को गलत बात ना बोले या गलत बात ना सिखाए, तो ये सब भी पेट्रियोटिक एक्टिविटीज में आते ही हैं, एंड दीज आर मोर कंसर्न विद वैल्यूज। ओके, तो ये सब तो होना ही चाहिए। चलिए, अब सबसे पहले हमने यहाँ बात किया था, देखिए यहाँ पर वी टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटीज में सबसे पहला क्या है, बिजनेस। तो अभी हम लोग बिजनेस पे बात करेंगे एक एक करके। देखिए जैसे सीरियल वाइज है वैसे ही हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस की अगर बात किया जाए, देयर आर सर्टेन डेफिनेशंस। ओके, कोई भी चीज को डिफाइन करने के लिए, लाइक इफ वी वांट टू डिफाइन द टर्म बिजनेस, और वी नीड टू डिफाइन द टर्म प्रोफेशन, और वी नीड टू डिफाइन द टर्म एम्प्लॉयमेंट, देयर आर सर्टेन पर्सन्स हु हैव डन रिसर्च इन दिस फील्ड। ठीक है, अब इन लोगों का नाम ऐसे ही नहीं आया है, इन लोगों ने अच्छा खासा रिसर्च किया हुआ है। और एक आर एन ओन्स ने डेफिनेशन दिया है बिजनेस का। अच्छा देखिए, डेफिनेशन लिखने के लिए आए तो आपको एग्जैक्ट यही कोट करना पड़ेगा और इसके नाम के साथ। ठीक है, अगर मीनिंग लिखने के लिए आए तो आप जो समझते हैं उसको लिख सकते हैं। चलिए डेफिनेशन देखते हैं। बिजनेस इज एनी एंटरप्राइज इंगेज्ड इन प्रोडक्शन, ठीक है, ये इसका कीवर्ड है, प्रोडक्शन तो होगा ही होगा, एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स फॉर सेल इन मार्केट और रेंडरिंग सर्विसेज। देखिए यहां पर खाली मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स का बात नहीं किया है, यहां पर आपका गुड्स है प्लस सर्विसेज भी है। ठीक है, क्योंकि सर्विस दे के भी तो आप पैसा कमा सकते हैं ना। फॉर अ प्राइस, प्राइस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो भी गुड्स आप बेचोगे या जो भी सर्विसेज आप दोगे उसके बदले में कुछ तो चार्ज करोगे, कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। ठीक है, या कंसिडरेशन का मतलब क्या है कि आप जो गुड्स और सर्विसेज सेल कर रहे हो कंज्यूमर को, उसके बदले में आप कुछ तो पैसा चार्ज करोगे, तो यहाँ पर एक प्राइस भी होना चाहिए। ठीक, अगर आप प्रोडक्शन करके फ्री में कुछ चीज दे रहे हो, याद रखना, अगर आप फ्री में कुछ चीज दे रहे हो तो दैट इज नोन एज चैरिटी। जैसे अगर टाटा स्टील का ही बात किया जाए तो टाटा स्टील डज लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ चैरिटी, बहुत चैरिटी करता है ये। ठीक है, आपका सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए। लेकिन टाटा स्टील अगर फ्री में कुछ चीज दे रहा है, ठीक है, फ्री में ये मेडिकल कैंप्स लगाते हैं, ठीक, तो मेडिकल सर्विसेज अगर ये फ्री में दे रहे हैं तो वो चैरिटी के अंदर आएगा। और चैरिटी प्रॉफिट कमाने के लिए तो नहीं किया जाता है। ओके, अच्छा जिसको पता नहीं है, जो मैथ्स पढ़ते हैं, ये सिंबल होता है पाई का, ठीक है, मैथ्स में। लेकिन कॉमर्स या इकोनॉमिक्स में पाई का मतलब होता है प्रॉफिट, इसको ध्यान रखिएगा, क्योंकि बार बार प्रॉफिट लिखना थोड़ा सा इनकन्वीनियंट है, इसीलिए मैं इस सिंबल का यूज करूंगा। ठीक है,
हाँ, तो यहाँ पर देखिए, चैरिटी अगर आप करते हो तो प्रॉफिट के लिए तो करोगे नहीं, आप करोगे आपके सेटिस्फैक्शन के लिए, क्योंकि लोगों को आप फ्री में ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उससे आपको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, चलो हम सोसाइटी का कुछ भला कर रहे हैं। ठीक है, तो इस केस में ये क्या हो जाएगा, इस केस में ये नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हो जाएगा। तो इसीलिए प्राइस का होना, पैसे का होना, प्राइस का फॉर सम कंसिडरेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये डेफिनेशन समझ में आया, आ गया होगा। और ये आपका बुक्स में बहुत सारे डेफिनेशन है और यही मेरे को शॉर्ट एंड स्वीट लगा, दैट्स वाई आई पिक्ड इट अप। अब देखिए, अब अगर बात करें हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ बिजनेस का, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रहा है, चलिए वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है पता चल गया, लेकिन वो बिजनेस प्रोफेशन या एम्प्लॉयमेंट में आएगा, कुछ तो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा। जैसे कि कैमरा जो होता है उससे हम पिक्चर क्लिक करते हैं, ठीक है, तो एक नॉर्मल कैमरा भी होता है, एक फोन का कैमरा भी होता है, तो फोन के सर्टेन फीचर्स रहेंगे, कैमरा के, कैमरा से जो फोटो लिया गया होगा उसके सर्टेन फीचर्स रहेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन बाइफरकेट कि ये फोन से लिया गया पिक्चर है कि डीएसएलआर या कोई प्रोफेशनल कैमरा से लिया गया पिक्चर है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हमको वही बताते हैं कि ये किस कैटेगरी से बिलोंग करता है। तो कोई भी चीज को हम लोग बिजनेस तभी मानेंगे जब इसमें फॉलोइंग फीचर्स होंगे। सबसे पहला क्या है, सेल, ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सम कंसिडरेशन। ठीक है, जो मैंने कंसिडरेशन बताया इसका मतलब यही है, कुछ प्राइस से वो एक्सचेंज होगा। देखिए, ट्रांसफर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज तो होगा ही, तभी वो बिजनेस में आएगा। अब ये इंपॉर्टेंट है, रेगुलर डीलिंग्स होना चाहिए। ठीक है, अगर मैंने कंपनी खोला और एक ही मंथ में मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो गया, बहुत ज्यादा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नेक्स्ट मंथ के लिए उसको बंद कर दूंगा, क्योंकि मैं बोलूंगा अभी तो प्रॉफिट है ही, लेट अस स्टार्ट द बिजनेस अगेन व्हेन ऑल माय प्रॉफिट विल बी एग्जॉस्टेड। तो ऐसा तो होगा नहीं, तो रेगुलर डीलिंग करना पड़ेगा ना, हर दिन आपको दुकान खोलना पड़ेगा। तीसरा क्या है, ऑब्वियसली दिस इज डन फॉर अर्निंग प्रॉफिट। ठीक, क्रिएटिंग वेल्थ एंड अर्निंग मनी। प्रॉफिट्स, अब ये प्रॉफिट एसेंशियल क्यों है, प्रॉफिट्स आर एसेंशियल फॉर ग्रोथ। एक तो कंपनी ग्रो करे, ग्रो करे मतलब आज अगर हम 20 शूज का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा, तब ना हम आई विल परचेज सम न्यू मशीनरीज एंड माई प्रोडक्शन ऑफ द शूज विल गो अप। तो ग्रोथ तो होना ही चाहिए। साथ ही साथ देयर इज अनदर पॉइंट विच इज एक्सपेंशन। ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब क्या है कि चलिए मैं बेसिकली जमशेदपुर से बिलोंग करता हूँ। ठीक है, तो अगर मान के चलिए कि आई सेटअप एन इंडस्ट्री इन जमशेदपुर, तो मैं क्या यही चाहूंगा कि मेरा इंडस्ट्री या जो भी बिजनेस है वो जमशेदपुर में ही रहे। मैं तो ये भी चाहूंगा कि ये बिहार जाए, बिहार के साथ साथ एमपी भी में भी रहे, एमपी के साथ साथ ऑल ओवर इंडिया। और ऑल ओवर इंडिया को मतलब जब मैं कॉन्कर कर लूंगा तब मैं इसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म में लेके जाऊंगा। तो मैं तो यही चाहता हूं। तो एक्सपेंशन कब होगा, हम जमशेदपुर से बिहार, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, कश्मीर, ये सब जगह इंडस्ट्रीज खोलेंगे, कब खोलेंगे या बिजनेस कब इस्टेब्लिश करेंगे या ग्लोबल लेवल पे कब जाएंगे, व्हेन आई विल अर्न प्रॉफिट। ओके, तो प्रॉफिट आर वेरी एसेंशियल फॉर बिजनेस। इसके बाद क्या है, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटीज। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी का मतलब क्या होता है कि आई विल कन्वर्ट द रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। ठीक, इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मेरे पास वुड है या एक लॉग है लकड़ी का बहुत लंबा वाला, उससे मैं कुछ कर नहीं सकता। तो बिजनेस में क्या होगा, बिजनेस में आई विल कन्वर्ट दिस वुड इनटू अ फर्नीचर। फर्नीचर भी से सोफा, सोफा में मैं इसे कन्वर्ट कर दूंगा। अब सोफा में तो मैं बैठ सकता हूं ना। तो वुड मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है, जिसको मैंने कन्वर्ट किया फिनिश गुड्स में, जो कि है सोफा। और वुड को आप ऐसे यूज नहीं कर सकते, लेकिन सोफा में आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सिट। तो मैंने उसका क्या निकाल दिया, यूटिलिटी निकाला ना। यूटिलिटी मतलब किसी भी चीज का वांट सेटिस्फाइंग पावर। तो खाली वुड अगर आप लेते हो तो उसमें आप बैठ नहीं सकते, उससे आपका जो वांट है सेटिस्फाइड नहीं होगा। लेकिन वुड को आप कन्वर्ट कर दोगे एक बार सोफा में, तो आपका उससे यूटिलिटी जनरेट हो जाएगा, मतलब आदमी उसमें बैठ सकते हैं। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जान के रखिए। बिजनेस का एलिमेंट जो होता है, एक एलिमेंट ऑफ रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। बिजनेस में हमेशा रिस्क अनसर्टेनिटी भी होता है, इसीलिए बोला गया है हाइयर द रिस्क, मतलब रिस्क जितना ज्यादा, हाइयर द प्रॉफिट। जितना ज्यादा एक एंटरप्रेन्योर या फिर एक इंडस्ट्रियलिस्ट या एक बिजनेसमैन रिस्क लेता है, उसी के प्रोपोर्शन में उसको प्रॉफिट मिलता है। ठीक,
इसका सीधा सा मतलब है कि अगर आप ज़्यादा पढ़ोगे तो चांसेस है यू विल गेट हायर मार्क्स। जो नहीं पढ़ता है उसको नंबर आएगा ही नहीं। अब लिखने वाला तो कुछ भी लिख देगा, लेकिन अगर आप सारे चीज़ों को पढ़ के समझ के ज़्यादा टाइम दे करके लिखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे लिए ज़रूरी क्या है? पढ़ना। और बिजनेस के लिए ज़रूरी क्या है? रिस्क लेना। बोला जाता है ना, टीचर्स कभी कभी बोलते हैं गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। मतलब जहाँ पर आप कंफर्टेबल है। जैसे मैं मैथ्स अच्छा बनाता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि जितना भी मेरा टेस्ट वगैरह लिया जाए सब मैथ्स में ही लिया जाए। इंग्लिश मेरा खराब है, आई कांट अंडरस्टैंड इकोनॉमिक्स और कॉमर्स, तो उसमें मेरा टेस्ट ना लिया जाए, तो ये तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। और इसमें बात किया गया है एलिमेंट ऑफ रिस्क में। आपका देखिए लॉस हो सकता है, चोरी हो सकता है, थेफ्ट, आग लग सकता है कभी कभी। अच्छा, अब अगर आपका सी से रिलेटेड, आप सी से रिलेटेड अगर कुछ भी आता है, ठीक है, जैसे आपका लेट मी क्लोज दिस, ओके इट इज डन। हाँ, अगर सी से रिलेटेड आपका एक्सट्रैक्शन का कुछ काम है, जैसे समुंदर से कुछ चीज यू आर टेकिंग द रॉ मटेरियल, तो आपका इंडस्ट्री जो रहेगा या बिजनेस जो रहेगा समुंदर के पास रहेगा, नदी के किनारे रहेगा, तो वहां चांसेस है कि फ्लड आ जाए। ठीक है। अच्छा, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक भी आ सकता है, भूकंप भी आ सकता है। अच्छा, मार्केट क्रैश हो सकता है। ठीक है, बहुत बार हुआ था, आपको पता होगा ग्रेट डिप्रेशन। अगर देखिए जिनको नहीं पता वो सर्च करके आए कि ग्रेट डिप्रेशन एक इकोनॉमिक क्राइसिस था, ये आया था, इसके बारे में आप सर्च करोगे, आप खुद से पता लगाओगे तो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें क्या हो गया था, मार्केट फॉल हो गया था, जिसके कारण पूरे दुनिया भर में डिप्रेशन का एक माहौल था। ये डिप्रेशन मतलब मेंटल डिप्रेशन नहीं है, ये डिप्रेशन का मतलब मार्केट गिर गया था, कोई चीज़ सेल परचेज नहीं हो रहा था, किसी के पास जॉब नहीं था। उस कंडीशन को इकोनॉमिक में डिप्रेशन बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिसमें आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है कि बिजनेस का एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है कि बिजनेस एक क्या है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसी के अंडर में हम लोग पढ़े ना, बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इसी के अंदर में हम लोग पढ़े। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों है? ठीक है, फिर वही बात है घुमा फिरा के, क्योंकि इसमें प्रोडक्शन हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ऑफ गुड्स एज वेल एज सर्विसेज टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। अब कोई भी आदमी बिजनेस करेगा, एनी पर्सन डूइंग बिजनेस और ओपनिंग अ इंडस्ट्री, उसका अल्टीमेट एम क्या रहेगा कि वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए, क्योंकि वो सामान बेचेगा तो कंज्यूमर को ही ना, तो वो कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर पाए, ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर पाए। कभी भी कोई इंडस्ट्री अगर कुछ ऐसा चीज बनाता है जो कंज्यूमर को पसंद नहीं आता है, या उसके लिए वो यूटिलिटी क्रिएट नहीं करता है, तो वो मार्केट में चलता है कि बंद हो जाता है? बंद हो जाता है, सीधा सा बात है। तो आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना पड़ेगा सेटिस्फाइंग ह्यूमन वांट्स पे। ठीक है। अच्छा, इसमें बिजनेस एक्टिविटीज में आप अगर देखिएगा तो कैपिटल, लेबर, रॉ मटेरियल का यूज होता है। ठीक है, कैपिटल का मतलब क्या होता है? कैपिटल का मतलब होता है मनी, बिजनेस में मनी को इन्वेस्ट करना है। साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, बिजनेस में टेक्नोलॉजी भी चाहिए ना, मशीन्स वगैरह तो चाहिए, तो आपको पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, टेक्नोलॉजी भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तभी जाके इंडस्ट्री या बिजनेस बनेगा। साथ ही साथ लेबर, लेबर आर सिंपली द पर्सन्स हु आर वर्किंग फॉर योर ऑर्गेनाइजेशंस। एंड रॉ मटेरियल्स, तो रॉ मटेरियल क्या होता है? जिसको यूज करके, जिसको कन्वर्ट करके आप फिनिश गुड्स का प्रोडक्शन करोगे टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स, ऑब्वियसली। ओके, सो बिजनेस ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग इनकम एंड मेकिंग गुड्स एंड सर्विसेज अवेलेबल टू पीपल। तो बिजनेस का एक और काम क्या है कि बिजनेस इनकम भी जनरेट करता है। सीधा सा बात है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हो फॉर प्रॉफिट, इसीलिए इकोनॉमिक एक्टिविटी में आता ही है ये, तो जनरेशन ऑफ इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज को ये क्या करता है, लोगों के लिए अवेलेबल करवाता है। अच्छा, ये देखिए, ये आपके बुक में दिया होगा बिजनेस का क्लासिफिकेशन। तो बिजनेस इज क्लासिफाइड इनटू इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स। ठीक है, इंडस्ट्रीज में भी एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसके बारे में हम लोग एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, अगर आप ये चार्ट देख के डर गए हो कि इतना बड़ा सा चीज ये क्या है, तो कोई घबराने का बात नहीं है, छोटे छोटे पार्ट्स में इसको कवर किया जाएगा और पढ़ने में आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, अब कॉमर्स में देखिए, कॉमर्स में है ट्रेड, ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। ये ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है? बहुत बार कंफ्यूजन होता है, मतलब ये जो बिजनेस को हेल्प करे। ठीक है, बिजनेस को हेल्प करे, जैसे बहुत बार होता है ना, मम्मी खाना बनाती है तो बोलती है चलो बाबू पानी भर दो या सलाद काट दो, तो वो आप हेल्प करते हो ना मम्मी का। इसी तरह ये जो बिजनेस है, इसको हेल्प तो चाहिए, अपने आप तो रन नहीं करेगा। ठीक है, तो ऑक्सिलरीज टू बिजनेस। अच्छा, ट्रेड होता है, ट्रेड में इंटरनल, एक्सटर्नल, इंटरनल में होलसेल, रिटेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ऑन्टरपोर्ट। ऑक्सिलरीज टू बिजनेस का
ऑक्सिलरीज टू बिजनेस का मतलब क्या होता है? ऐसी कौन सी चीजें हैं जो बिजनेस को स्मूथ परफॉर्म करने के लिए हेल्प करती हैं? ठीक, एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है वेयर हाउसिंग, उसके बाद है इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। ठीक है, अब एक सामान मैंने बना लिया जमशेदपुर में, उसको मुझे सोल्ड आउट करना है, मान के चलिए उसे मुझे बेचना है दिल्ली में। देन आई नीड अ प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन चैनल, क्योंकि मुझे जमशेदपुर से दिल्ली तक सामान पहुंचाना पड़ेगा। देन व्हाट इज द यूज ऑफ वेयर हाउस? वेयर हाउसेज are very essential part of business. Why? Because we store the items here which the business has produced. Then insurance is equally important. अगर आग लग जाता है या ट्रांजिट करते समय एक जगह से दूसरे जगह में ले जाते समय, if anything happens to our goods, then our goods must be insured, ताकि क्या हो, उसका पैसा हमें रिकवर हो जाए। साथ ही साथ बैंकिंग, सी एवरी बिजनेस नीड्स लोन। लोन मीन्स एवरी बिजनेस नीड्स मनी। ठीक है, सारे बिजनेस को पैसा चाहिए ही चाहिए, तो वो कहाँ से आएगा? लोन कहाँ से लेंगे? बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सिलरीज टू बिजनेस इज एडवर्टीजमेंट। ओके, एडवर्टीजमेंट करना बहुत जरूरी है। वाई? बिकॉज कंज्यूमर को पता कैसे चलेगा आपने कौन सा गुड्स बनाया, कैसे बनाया, ठीक है, उसके यूटिलिटीज क्या क्या है, उसको कैसे यूज करना है। यू नीड अ प्रॉपर एडवर्टाइजिंग एजेंसी हु कैन डू एड्स और क्रिएट एड्स फॉर यू। तो एडवर्टाइजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर बात करें हम लोग टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज का, ओके, so first type of industry is the primary industry. First type of industry is primary industry. Now if you talk about primary industry, always remember that it is related to nature. ठीक है, जो भी चीजें हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती हैं वो प्राइमरी इंडस्ट्रीज में आता है। और इसका मीनिंग अगर देखें, विच इज कंसर्न विथ एक्सट्रैक्शन, याद रखिएगा ये यहाँ वर्ड है एक्सट्रैक्शन, और साथ ही साथ मल्टीप्लीकेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, आर नोन एज प्राइमरी इंडस्ट्रीज। फॉर एग्जाम्पल, माइनिंग करके वी गेट कोल एंड आयरन ओर। कोल और जो आयरन ओर मिलता है थ्रू माइनिंग वी गेट डायरेक्टली फ्रॉम नेचर। तो जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, इंडस्ट्री खोले हैं, उसमें अगर एक्सट्रैक्शन का काम हो रहा है, एक्सट्रैक्शन का मतलब होता है कोई भी चीज निकालना, एंड मल्टीप्लीकेशन का काम हो रहा है। मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि मान के चलिए एक फ्लावर है, ठीक है, एक फ्लावर से मैंने उसका सीड्स लेके बहुत सारे फ्लावर्स को ग्रो किया, तो मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना मैं। और ये नेचुरल है, फ्लावर तो क्या है, नेचुरल चीज है ना, मैनमेड तो होता नहीं है फ्लावर, नेचुरल चीज है। तो जो भी चीज नेचर से रिलेट करते हैं दैट विल कम इन माय प्राइमरी इंडस्ट्रीज। ओके, नाउ वी कैन bifurcate primary industries into two parts. First one is extractive industries, second one is genetic industries. See, one by one. The first thing is extractive industries. ये क्या करता है? It is deals with extraction of natural resources like minerals and mines, timber, अच्छा minerals and mines नहीं, sorry, from mines. Okay, minerals from mines, timbers from forest, little bit of mistake. Okay, okay, no, timber from forest, fish from, it is not reserve, reverse, it is reserve. Okay, रिजर्व का मतलब क्या होता है? अच्छा, ये फिश फ्रॉम रिजर्व का मतलब क्या है? कभी कभी आप अगर इफ यू आर विजिटेड टू यानी विलेज, यू विल सी देयर कि वहां पर एक तालाब होता है। उसमें एक आदमी क्या करता है, या एक आदमी जो बिजनेस कर रहा है मछली का, वो क्या करता है, उसमें बहुत सारी छोटी छोटी मछलियां छोड़ देता है। ठीक, और जब उनका रिप्रोडक्शन का टाइम आता है या फिर वो लोग रिप्रोड्यूस कर चुके होते हैं तो तालाब पूरा मछली से भर जाता है। देन ही टेक्स इट आउट एंड देन सेल्स इट इन द मार्केट। ठीक, और फिश फ्रॉम रिजर्व, सी रिजर्व्स यही होता है, सीज ये होता है, रिजर्व्स का मतलब पॉन्ड्स वगैरह या तालाब वगैरह जो बनाया गया है। अच्छा, ये कैसे हो सकता है? इट कैन बी डन बोथ मैनुअली एंड मैकेनिकली। ओके, मैनुअली मतलब, मैनुअली मीन्स विद द हेल्प ऑफ लेबर, एंड मैकेनिकली मीन्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग मशीनरीज। हेयर आर सम एग्जांपल्स लाइक दे आर माइनिंग द कोल, और यहाँ पर आप देख सकते हो बड़े बड़े ट्रक्स वगैरह है जो उसको माइन आउट कर रहे हैं। तो ये आपका आ जाएगा मैकेनिकली, दे आर यूजिंग मैकेनिकल मेथड्स टू एक्सट्रैक्ट द रिसोर्सेज।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लोग क्या कर रहे हैं, गोल्ड निकाल रहे हैं। अगर आपको पता हो कि जो नदी का पानी आता है जहाँ पर गोल्ड रिजर्व्स पाए जाते हैं, उसी से छानना पड़ता है गोल्ड को, तो यहाँ पर हमें लेबर देखने को मिल रहा है। ठीक है, लेबर्स आर डूइंग द जॉब, इट मीन्स द एक्सट्रैक्शन वर्क इज डन मैनुअली। और यहाँ पर देखिए सी पोर्ट पे ये रिजर्व, अच्छा ये स्ट्रक्चर बना हुआ है और यहाँ से हमें पेट्रोल का एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी आपका क्या है, मशीन्स का यूज हो रहा है, कंस्ट्रक्शंस का यूज हो रहा है। तो ये था एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। देन वी हैव जेनेटिक इंडस्ट्रीज। सो इट इज कंसर्न विथ मल्टीप्लाइंग, यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाइंग plants and animals and selling them for earning profit. Now this is very important because it comes under the economic activity. Everything that is done is to earn profit. ओके, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं प्लांट्स ऑन एनिमल्स को। नाउ मल्टीप्लाइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स मींस ब्रीडिंग देम। ठीक है, बहुत सारे, एक दो तीन प्लांट है, उसी को मल्टीपल क्रॉपिंग करके बहुत सारे प्लांट बना रहे हैं। जैसे कि ये होता है नर्सरीज में। अगर इफ यू हैव एनी नर्सरी of plants, then you must visit and buy some plants. Okay, तो यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे यहाँ पर क्या है, प्लांट्स है। इन्हीं प्लांट को फिर से दोबारा क्या किया जाता है, इन्हीं प्लांट्स का जो स्टेम होता है, इसी को दोबारा लगाया जाता है, या इसी प्लांट से जो सीड्स वगैरह मिलते हैं उसको सुखा के फिर से लगाया जाता है और प्लांट्स को मल्टीप्लाई किया जाता है फिर नेक्स्ट सीजन में सेल करने के लिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्रीकल्चर का भी बात किया गया है, दिस लेडी इज डूइंग द एग्रीकल्चरल जॉब। डेयरी फार्मिंग है यहाँ पर, ठीक है, जो मिल्क वगैरह में मिलता है। पोल्ट्री फार्मिंग है, ठीक, यू कैन सी दिस पोल्ट्री फार्मिंग ओवर हेयर, हेंस आपको दिख रहे होंगे बहुत सारे। एनिमल हस्बेंड्री है, एनिमल हस्बेंड्री आपको यहाँ दिख जाएगा। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री का मतलब इनको पालना, ठीक, इनका देखभाल करना, कब तक, जब तक एनिमल से हमें जो रॉ मटेरियल चाहिए वो पूरी तरीके से वो डेवलप नहीं हो जाता। तो यहाँ पर देखिए शिप को अच्छे से खिलाया पिलाया जा रहा है फॉर इट्स वुल, इसका वुल चाहिए होता है एक बार सारा, मतलब अगर आप देख सकते हो इसको, देखिए इसका पूरा का पूरा वुल आ गया है। तो इसको क्या करेंगे, फिर हम रेयर कर देंगे। ठीक, मतलब वुल को निकाल लेंगे, उससे वुलन क्लोथ्स बनाएंगे। उसके बाद हम कर सकते हैं फिशिकल्चर, फिश का भी व्यापार होता है। ठीक है, तो ये सब देखिए जेनेटिक इंडस्ट्रीज में ये सब आता है। जेनेटिक इंडस्ट्रीज में आपको प्लांट्स एंड एनिमल्स से रिलेटेड आपको चीजें देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पर अगर आपको कीवर्ड याद करना है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज इज रिलेटेड विथ एनिमल्स प्लस प्लांट्स। ठीक है, और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का बात किया जाए तो इसका कीवर्ड क्या हो जाएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज डील्स विथ ओर्स एंड मिनरल्स। ठीक है, अब चाहे ओर्स या मिनरल्स हो या फिर यहाँ पर प्लांट एंड एनिमल हो, दोनों ही दोनों हमें कहाँ से मिलता है, मतलब चारों ही चीजें वी गेट फ्रॉम नेचर। ओके, तो नेचर का जहां बात आ गया, इट मींस दिस इज कंसर्न विथ प्राइमरी इंडस्ट्री। ओके, तो ज्यादा मुश्किल नहीं है ये, होपफुली आपको याद रहेगा। देन कमिंग टू सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या होता है, जो प्राइमरी इंडस्ट्रीज से प्रोडक्ट मिलता है दे यूज इट एज अ रॉ मटेरियल। याद रखिएगा, प्राइमरी इंडस्ट्रीज का जो एक्सट्रैक्शन से प्रोडक्ट या फिर निकलता है, जो secondary industries uses it as raw material and then transform it to final goods जिसको कंज्यूमर डायरेक्टली यूज करेंगे। इसका एक एग्जांपल दिया गया है, जो आयरन ओर मिलता है। ठीक है, आयरन ओर, फ्रॉम वेयर वी गेट द आयरन ओर, फ्रॉम प्राइमरी इंडस्ट्रीज। एंड what does the secondary industry do? The secondary industry uses this iron ore as a raw material. ओके, वो आयरन ओर नहीं बेचते हैं, वो प्राइमरी इंडस्ट्री से आयरन ओर लिया, देन उसको कन्वर्ट करते हैं, और किस में कन्वर्ट करते हैं, आयरन पाइप्स या फिर रॉड्स में, जो कि कंस्ट्रक्शन में काम में आता है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह में ये काम में आता है। तो इसमें टाइप्स ऑफ सेकेंडरी इंडस्ट्रीज, इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड इन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। तो सेकेंडरी इंडस्ट्रीज को भी दो पार्ट में बांटा गया है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एंड कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, दीज इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विद कन्वर्जन, ये क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं रॉ मटेरियल्स एंड सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स। सेमी फिनिश प्रोडक्ट्स का मतलब अभी तक उसको आप डायरेक्ट कंज्यूम नहीं कर सकते, उसमें और कुछ काम बाकी है, और इसको कन्वर्ट किस में करता है, फिनिश प्रोडक्ट्स में। अच्छा, फिनिश प्रोडक्ट्स वो होता है जिसको आप डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं बाय टेकिंग रॉ मटेरियल्स, और ये रॉ मटेरियल कहाँ से लेते हैं, फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर, प्राइमरी इंडस्ट्रीज, एंड एडिंग यूटिलिटी टू इट, और उसमें क्या करते हैं, यूटिलिटी ऐड करते हैं। इसका सीधा सीधा दो एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, एग्जांपल बहुत सारे हैं, मैं इससे आपको समझाता हूँ। मान के चलिए ये आयरन पाइप्स है,
ये आपके आयरन पाइप्स है, इसको तो आप यूज कर सकते हो, लेकिन आयरन पाइप्स बना कैसे? आयरन ओर से। आयरन पाइप बना कैसे? आयरन ओर से। क्या आप आयरन ओर को डायरेक्टली यूज कर सकते हो? तो आंसर है नो, आयरन ओर कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली। तो इससे आपका क्या होगा? इससे आपका सबसे पहले आयरन ओर जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री से मिल रहा है, उसको सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाया जाएगा। सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या काम करेगा? इट विल कन्वर्ट दिस आयरन ओर इनटू आयरन पाइप्स। नाउ इट कैन बी यूज्ड इन इंडस्ट्रियल सेक्टर एज वेल एज हाउस होल्ड सेक्टर। अगर ये समझ में नहीं आया तो चलिए फर्नीचर इंडस्ट्री को देखते हैं। फर्नीचर इंडस्ट्री, यहाँ पर आप जो भी चीजें देख रहे हैं, दिस इज मेड अप ऑफ वुड। और वुड कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से। फॉरेस्ट डायरेक्टली इट इज एसोसिएटेड विद नेचर। तो नेचर से जो भी चीजें मिलती है, दैट कम्स अंडर द प्राइमरी इंडस्ट्री। अब क्या आप बताइए कि आपको एक लकड़ी लाके दे दिया जाए, लकड़ी का बहुत बड़ा टुकड़ा लाके दे दिया जाए, कैन यू यूज इट? सो आंसर इज ऑब्वियसली नो। तो प्राइमरी इंडस्ट्री से जो लकड़ी मिला, इसको क्या करते हैं? इसको हम लोग क्या करते हैं? सेकेंडरी इंडस्ट्री में लाते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री में विद द हेल्प ऑफ मशीनरीज एंड एवरीथिंग, इट इज से लेट अस कन्वर्ट दिस वुड इनटू सोफा। अब सोफा में क्या आ गया? सोफा में आ गया यूटिलिटी। सोफा में क्या आ गया? यूटिलिटी। क्यों यूटिलिटी आ गया? क्योंकि इस पे आप क्या कर सकते हो? इस पे आप आराम से बैठ सकते हो। ठीक है, तो वुड पे आप नहीं बैठ सकते, बैठ भी जाओगे तो इट विल बिकम अनकंफर्टेबल। सो सो वुड is associated with nature and nature is associated to primary industries. So primary industries में क्या होगा? It will collect wood from the forest और secondary industries में लाके उसको दे देगा। Now secondary industry will use this wood as a raw material। क्या करेगा? एज अ रॉ मटेरियल इसको यूज करेगा, उसमें से सोफा बनाएगा और सोफा में आप बैठ सकते हो। तो यूटिलिटी ऐड कर दिया। ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप अपने वर्ड्स में भी बना के लिख सकते हो इफ इट कम्स इनटू द एग्जामिनेशन। ना मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में हमने पढ़ लिया। ठीक है, इसमें क्या होता है? तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज are then further divided into four categories. Okay, manufacturing industries are then categorized into four categories. The number one is analytical industry. Analytical manufacturing industry uses basic raw material, and basic raw material is broken into several useful materials. Okay, for example, in oil refinery, crude oil is separated into kerosene, petrol, diesel and lubrication oil. ठीक है, अब एनालिटिकल इंडस्ट्री में क्या रहता है? एक आपका प्रोडक्ट रहता है। ठीक है, एक आपका प्रोडक्ट रहता है और इसी प्रोडक्ट को डिफरेंट फॉर्म्स में ब्रेक डाउन करके हम क्या करते हैं? अलग अलग प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर एग्जांपल दिया गया है क्रूड ऑयल का। तो क्रूड ऑयल आपका एक ही प्रोडक्ट है, इसको अगर आप एनालिटिकल इंडस्ट्री में लाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसी को डिफरेंट फॉर्म्स में रिफाइन किया जाएगा। डिफरेंट फॉर्म्स में रिफाइन किया जाएगा और इससे हमें एक केरोसिन मिलेगा, एक पेट्रोल मिलेगा, एक डीजल मिलेगा और एक लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि केरोसिन भी बना, इट इज मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल, पेट्रोल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल, डीजल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल, ल्यूब्रिकेशन ऑयल इज ऑल्सो मेड अप ऑफ क्रूड ऑयल। तो केरोसिन ठीक है बर्निंग के लिए काम में आता है। पेट्रोल डीजल से क्या होता है? गाड़ियां चलती है, इट इज यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। और लुब्रिकेटिंग ऑयल्स का मतलब जब कोई भी मशीन मतलब जाम हो जाता है तब उसमें तेल डाला जाता है, ठीक है, ऑयल डाला जाता है जिससे वो स्मूथ फंक्शनिंग करे, तो वो लुब्रिकेशन ऑयल होता है। तो देखिए दिस फोर प्रोडक्ट्स, इफ यू विल सी क्लोजली, दिस फोर प्रोडक्ट्स हैव different uses. These four products have different uses, but these four products are made up of a primary product known as crude oil. तो यहाँ पर एक प्रोडक्ट को रिफाइन करके बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट किया जाता है और अलग अलग प्रोडक्ट का अलग अलग यूज रहता है। ठीक है, देन वी हैव सिंथेटिकल, हेयर टू और मोर मटेरियल्स आर मिक्स्ड। यहाँ पर क्या होता है? टू और मोर मटेरियल आर मिक्स्ड टू फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट। इसका मतलब जैसे आप कंक्रीट, जिप्सम एंड कोल को ऐड करोगे, देन यू विल गेट अ मिक्स प्रोडक्ट नोन एज सीमेंट। तो ये ठीक इसके ऑपोजिट है। अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुत सारे प्रोडक्ट को ऐड करके एक प्रोडक्ट बनाया जा रहा है और यहाँ पर क्या हो रहा था? इन एनालिटिकल एक ही प्रोडक्ट को एक ही प्रोडक्ट को ब्रेक डाउन करके बहुत सारा अलग अलग प्रोडक्ट बनाया जा रहा था। ठीक, होपफुली दिस इज क्लियर। देन वी हैव प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। इन प्रोसेसिंग इंडस्ट्री मटेरियल इज प्रोसेस्ड थ्रू वेरियस स्टेजेस। ठीक है, टू मेक फाइनल प्रोडक्ट। मतलब एक ही प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट एक ही है, उसको बहुत सारे स्टेजेस से मतलब अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरना पड़ता है ताकि उसी से एक आपको कंप्लीट प्रोडक्ट मिले
जिसको आप डायरेक्टली यूज कर सको। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर द एग्जांपल ऑफ कॉटन टेक्सटाइल हैज बीन टेकन। नाउ कॉटन टेक्सटाइल में क्या होता है, आप अगर आपको कॉटन दे दिया जाए, कॉटन बॉल दे दिया जाए, यू कैन नॉट यूज इट डायरेक्टली। अब कॉटन बॉल को आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले स्पिन करना पड़ेगा, वीव करना पड़ेगा, उसको डाई करना पड़ेगा, सुखाना पड़ेगा अच्छे से, देन ब्लीच करना पड़ेगा, तब भी वो सफेद ही रहेगा। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, कलर करना पड़ेगा, कलर करने के बाद यू विल गेट अ टी शर्ट। See, after all the process, you will get a T-shirt. So you can wear a cotton ball or a T-shirt. तो ऑब्वियस सा बात है, टी शर्ट ही पहनता है, कॉटन बॉल्स को कैसे पहनेंगे। लेकिन कॉटन बॉल से देखिए ये कॉटन है तो टी शर्ट भी आपका कॉटन का ही होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपका कैच क्या है कि बहुत सारे प्रोसेस से इसको गुजरना पड़ता है। कॉटन बॉल को अगर आप डायरेक्टली टी शर्ट में कन्वर्ट करोगे नहीं होगा, ये सारे प्रोसेस है, इससे गुजरना पड़ेगा। ठीक है, स्पिनिंग है, वीविंग है, डाइंग है, ब्लीचिंग है, एंड देन कलरिंग है, सब कुछ हो जाएगा तब टी शर्ट बनेगा, तब उसको आप यूज कर पाओगे। तो ये प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जहाँ पर एक प्रोडक्ट को वेरियस स्टेजेस से गुजरना पड़ता है फाइनल प्रोडक्ट के रूप में बाहर आने के लिए। देन वी हैव असेंबलिंग इंडस्ट्रीज। असेंबलिंग इंडस्ट्रीज बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जितने भी अलग अलग कंपोनेंट्स है और जितने भी अलग अलग पार्ट्स है, इसको कंबाइन किया जाता है साथ में। ठीक है, मैकेनिकली भी कर सकते हैं, मैकेनिकली का मतलब मशीन्स का यूज करके भी कर सकते हैं, या फिर केमिकली कुछ कुछ केमिकल कंपाउंड देके भी इसको एक साथ कर सकते हैं आप। और इससे क्या होगा, एक नया प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और एक नया प्रोडक्ट बनेगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे मोबाइल होता है, इसका सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं दूं, तो यहाँ पर अगर मैं देता हूँ मोबाइल का, ठीक है, मोबाइल वी हैव कैमरास, मोबाइल में कैमरा भी होता है, चिपसेट भी होता है, ठीक है, स्क्रीन भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें होती है। क्या ये अलग अलग अगर रहेंगे तो काम करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसमें क्या होगा, वी हैव टू कंबाइन दिस इन अ प्रॉपर ऑर्डर टू फॉर्म अ मोबाइल। तो इन सारे चीज को जब कंबाइन करके एक शेप दे देंगे, जब सारे फंक्शन एक दूसरे को हेल्प करते हुए काम करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर हमें मोबाइल मिलेगा, और मोबाइल को फिर हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो असेंबलिंग में क्या होता है, डिफरेंट पार्ट्स होता है। जैसे गाड़ी अगर आप ले लो, कार का ले लो, तो एक कंपनी जो है सिर्फ टायर बनाता है, एक कंपनी कार का दे आर मेकिंग द इंजिन्स, द अदर कंपनी इज मेकिंग द बॉडी ऑफ द कार। सो इंडिपेंडेंटली दे आर ऑफ नो यूज। जब तक हम उसको साथ में मिला के कार ना बना दे, तो कार को यूज करेंगे ना, मतलब उसका चक्का अलग अलग वो रहेगा तो कैसे यूज करेंगे। ठीक है, देन कम टू कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में क्या होता है, दे आर डूइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, फ्लाईओवर्स एक्सेट्रा। ये सब चीजें वो बनाते हैं। अब ये यहाँ से इंपॉर्टेंट पार्ट चालू होता है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज यूजेस रॉ मटेरियल विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, जैसे कि सीमेंट, आयरन, एंड एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज फॉर एग्जांपल सैंड, वुड एक्सेट्रा। ठीक है, यहाँ पर अगर आप काम देखोगे तो यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कुछ बिल्डिंग्स वगैरह का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो स्टील रॉड्स है, स्टील रॉड्स है, ये हमने पढ़ा था मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में, तो ये मैन्युफैक्चर होके आए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आप अगर आप देखोगे इस पार्ट को, तो दिस इज व्हाट, दिस इज वुड। ओके, तो वुड का भी काम है यहाँ पर, तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज का भी काम है, साथ ही साथ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज का भी काम है। इन दोनों को जब ज्वाइन करके आप देखिए, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज क्या करता है, कंस्ट्रक्शन मीन्स टू मेक समथिंग। ओके, कंस्ट्रक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका क्या होता है, बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस, डैम्स, ये सब बनते हैं ना। और इनको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है, इनको रॉ मटेरियल मिलता है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से, जो कि कंस्ट्रक्शन करना है तो सीमेंट, आयरन रॉड्स, आयरन का जितने भी आपके सपोर्टिंग सिस्टम रहते हैं, सारे कुछ चाहिए होते हैं। साथ ही साथ सैंड, वुड, सीमेंट, ये सब भी तो चाहिए होता है उसको प्रोसेस करने के लिए। ठीक है, तो ये सब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का पार्ट है। देन वी हैव टर्शियरी इंडस्ट्रीज, ऑल the business units which provides commercial services are collectively known as tertiary industries, और tertiary industries का एक और नाम है service sector. Okay, now learn this because this can come into your MCQ. tertiary industry को और क्या बोला जाता है, सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। फॉर एग्जाम्पल एयरलाइंस, होटल्स, यहाँ पर देखिए सर्विस मिल रहा है। वेयर हाउस, देखिए ये वेयर हाउस है, वेयर हाउस हमें कुछ प्रोडक्ट नहीं देता है, बस प्रोडक्ट्स जो कंपनी ने या
बिजनेस ने प्रोडक्ट बनाया है उसको रखने का जगह देता है। देन बैंक, बैंक में हमें क्या मिलता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में हमें लोन्स वगैरह मिलते हैं। एडवर्टाइजिंग एजेंसीज, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसीज ये क्या करते हैं, बिजनेस ने जो प्रोडक्ट बनाया है उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं सोशल मीडिया पे, ठीक है, सोशल मीडिया पे या तो टीवी पे या तो रेडियो पे, ठीक है। दे ऑल्सो मेक एड्स, ये एड्स क्या करते हैं, बनाते भी हैं। देन वी हैव फाइनेंस कंपनीज अगेन हु आर प्रोवाइडिंग लोन्स और फाइनेंशियल हेल्प टू द बिजनेस, ठीक है। तो इन सारे को कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, टर्शियरी इंडस्ट्रीज में आएगा ये। सी, ये तो हो गया बात। अब हम देखते हैं कि इफ वी डिवाइड इंडस्ट्रीज और कैटेगराइज इंडस्ट्री ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड गुड्स प्रोड्यूस्ड, देन हमें हमें यहाँ मिलता है हैवी इंडस्ट्रीज। नाउ हैवी इंडस्ट्रीज का मतलब क्या होता है, यहाँ कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी होता है। कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी मीन्स you will see lots and lots of machinery which requires proper skill and proper knowledge to use। हर कोई उसको यूज नहीं कर सकता, और इसमें लॉन्ग प्रोडक्शन साइकिल्स होता है, मतलब प्रोडक्शन चलते रहता है, एक ही चीज को प्रोड्यूस करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो वो बनाते भी बड़े बड़ी चीजें ही हैं। दीज इंडस्ट्रीज रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, इनको बहुत पैसा चाहिए होता है इन्वेस्ट करने के लिए, ऑन प्लांट एंड मशीनरीज एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स। ठीक है, अदर फिक्स्ड एसेट्स में आपका लैंड एंड बिल्डिंग आ सकता है, ठीक है। अगर किसी का ट्रक का बिजनेस है तो ट्रक्स इसमें आ जाएंगे, जेसीबी आ जाएंगे। जेसीबी से भी तो काम होता है ना, अगर आप कोई भी प्लांट के अंदर देखोगे विच इज़ अ हैवी इंडस्ट्री, तो वहाँ पर देखना जेसीबी, क्रेन्स, ठीक है, क्रेन्स भी आ सकते हैं यहाँ पर, ये सब का यूजेस होता है, ठीक। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या है, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। अगर आपको देखना है कि ये मशीन्स आर सो कॉम्प्लेक्स एंड ऑल द फिक्स्ड एसेट्स बीन यूज्ड, देन जस्ट सर्च अबाउट टाटा स्टील। टाटा स्टील के बारे में आप सर्च करिए, या जिंदल स्टील के बारे में आप सर्च करिए, इनके बारे में आप सर्च करोगे और अंदर का इंडस्ट्रीज का आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। देन वी हैव लाइट इंडस्ट्रीज। यहाँ पर क्या होते हैं, ये कंज्यूमर गुड्स बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप याद रखिएगा, हेवी इंडस्ट्रीज जनरली में कैपिटल गुड्स, ठीक। अब ये कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, कैपिटल गुड का मतलब वो गुड होता है जिससे कंज्यूमर गुड बनता है, ठीक है। कैपिटल गुड का मतलब क्या होता है, वो गुड जिससे कंज्यूमर गुड्स बने। फॉर एग्जाम्पल इफ आई से मोबाइल अगर कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है, मोबाइल अगर कंज्यूमर गुड्स है तो मोबाइल बनाने के लिए जो मशीन का यूज हो रहा है वो कैपिटल गुड्स होगा, ठीक है। अगर टी शर्ट इज अ कंज्यूमर गुड, तो द मशीन विच इज मेकिंग द टी शर्ट विल कम अंडर कैपिटल गुड। और यहाँ पर टेक्नोलॉजी एकदम सिंपल होता है कि अगर आप थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लोगे, आपको वो स्पेसिफिक नॉलेज नहीं चाहिए होता है, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग ले लोगे तो आपका नॉलेज आ जाएगा उसको यूज कैसे करना है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल आता है स्टेशनरी, प्लास्टिक बैग्स एक्सेट्रा, ये सब छोटी छोटी चीजें आप जब बनाओगे तब आपको लाइट इंडस्ट्रीज में कैटेगराइज होगा वो। देन ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्री, ओके, नाउ ऑन द बेसिस ऑफ साइज ऑफ इंडस्ट्री दे आर क्लासिफाइड एज लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और इसी को मतलब दूसरा ही नाम है, जो हेवी इंडस्ट्री हमने पढ़ा यही आपका दूसरा नाम है, लेकिन यहाँ पर कैटेगराइजेशन किसका है, साइज के बेसिस पर। इन विच इन्वेस्टमेंट मोर देन, ये पॉइंट आपको याद रखना है, मोर देन 1 करोड़ रुपीज आर डन इन प्लांट एंड मशीनरी। जहां पर आपके प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ रुपए या उससे ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसका मतलब यू विल सी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ मशीनरीज, उसी को हम लोग बोलेंगे लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज। और ज्यादा मशीनरी होगा मतलब दे आर यूजिंग व्हाट, कॉम्प्लेक्स टेक, कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर आप देखेंगे अगर हेवी इंडस्ट्रीज का जो मिलता जुलता है वही आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, बट लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज यू नीड टू रिमेंबर दिस 1 करोड़ रुपीज, okay। So in large scale industries investment in plant and machinery are done approximately 1 crore or beyond 1 crore, but we talk about the small scale industries or the light industries। यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का जो इन्वेस्टमेंट है इट डज नॉट एक्सीड्स 1 करोड़, यहाँ पर 1 करोड़ से कम होगा, तब वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, ठीक है। तो यहाँ पर अच्छा, दिस चैप्टर, इफ यू टॉक अबाउट दिस चैप्टर, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो यहाँ पर हमने एक पार्ट इसका कवर कर लिया, ठीक है, एक पार्ट कवर कर लिया मतलब इफ वी टॉक अबाउट द स्लाइड्स, ओके, वी हैव कंप्लीटेड द इंडस्ट्री पार्ट, ओके। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द कॉमर्स पार्ट। कॉमर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।
ठीक है, try to share this video with your friends so they can also get benefit. और वन थिंग, यहाँ से आप, फिर से मैं कह रहा हूँ, नोट्स को आप डायरेक्टली ही बना सकते हो, बिकॉज ऑल द थिंग्स दैट आर बीन टेकन हेयर, इट इज 100% verified from the book, and all the important points are being covered from here. So you can, if you are making notes, then you can make notes directly from my PPT. Okay, thank you for watching. Next video will be uploaded very soon.